हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज के क्लास में कक्षा 10वीं के गणित के प्रमेय 1.2 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय तथा अध्याय 1 के उदाहरण 5 को समझेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। यदि आपको कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के सभी पाठ को देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आप लोगों के लिए लिंक दिया गया है। ये आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले प्रमेय 1.2 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहते हैं। आइए इस प्रमेय का कथन को पढ़ते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आइए बच्चे, सबसे पहले यहाँ हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को सीख लेते हैं। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 10। आइए इसे और अच्छे से समझा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ लिखा है 4, तो 4 देखिए, 4 जो है वो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आता है और 4 के भी टेबल में आता है। तो यह हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है, एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाज्य हो। तो 1 के टेबल में आ गया, 4 के टेबल में आ गया और 2 के भी टेबल में आ गया। इसी तरह 6 को देख लेते हैं। 6 भी जो है वो 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो ये भी संख्या क्या होगा, आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। 9 का देख लेते हैं। 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए। यही आपका भाज्य संख्या है। आइए अब अभाज्य संख्या देखते हैं क्या होता है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है 2, 3, 5। यहाँ हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे 2 है तो परिभाषा में क्या लिखा है, एक एवं स्वयं से विभाज्य हो। तो 2 जो है वो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, और तो किसी के टेबल में नहीं आता बच्चे। इसी तरह 3 का देख लेते हैं। 3 जो है वो 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। इसी तरह 5 का देख लेते हैं। 5 जो है वो 1 के टेबल में आता है, इसी तरह 5 के टेबल में आता है, और तो किसी के टेबल में नहीं आता है। यही आपका अभाज्य संख्या है। आइए अब प्रमेय पर वापस आते हैं। अब कथन को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब हम कोई एक भाज्य संख्या को उदाहरण में ले लेते हैं। जैसे हमने भाज्य संख्या 30 को उदाहरण में ले लिया। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 30 को यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 15 आएगा। अब 3 से करेंगे, यहाँ 5 आएगा। यहाँ 5 से करेंगे, यहाँ आपका 1 आएगा। तो 30 जो है वो आपका क्या है, भाज्य संख्या। 30 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया, 2 × 3 × 5, ये आपका आ गया। तो ये प्रमेय हमें बताता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में
व्यक्त किया जा सकता है। ये आपका कथन का फर्स्ट लाइन है। आइए अब सेकेंड लाइन को समझते हैं। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अदित्व होता है। बच्चे अदित्व का मतलब समझाते हैं कि जो भी इसका गुणनखंड है उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। आइए यहाँ इसे अच्छे से समझते हैं। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना। अच्छा बच्चे ये बताइए, इस 30 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 3 × 2 × 5। इस 30 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 × 3 × 2। क्रम को हम चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या हमें समझाया वो देखिए कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अदित्व हो सकता है। मतलब क्रम चेंज हो सकता है लेकिन इसके बदले संख्या चेंज नहीं होगा। यही चीज को इन्होंने समझाया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, इस कथन को और एक तरीके से लिखा जा सकता है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए अदित्व होता है। जो अभी आपको मैंने समझाया था वही इसका कथन है। बच्चे इस तीनों कथन को आप ध्यान से लर्न कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चे, आइए अब उदाहरण 5 को अच्छे से समझते हैं। उदाहरण 5 को पढ़ते हैं। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। बच्चे यह प्रश्न आपके पेपर के बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इस प्रश्न को अच्छे से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हल में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी n के लिए संख्या 4n 0 पर समाप्त तब होगी जब वह 5 से विभाज्य होगी। इसका मतलब बच्चे यही है कि कोई भी संख्या 4n 0 पर समाप्त तब होती है जब वो 5 से विभाज्य होती है। आइए आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 10 है, अंतिम संख्या 0 है तो ये 5 से विभाज्य होगा। इसी तरह 30 है, ये भी अंतिम संख्या 0 है तो ये भी 5 से विभाज्य होगा। और एक ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ 50 है तो ये भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम बताना क्या चाहते हैं कि हम जानते हैं कि किसी n के लिए संख्या 4n 0 पर समाप्त तब होगी जब वो 5 से विभाज्य कोई भी संख्या, जैसे 4n है तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या फिट करना है कि हमारा आंसर जो है वो लास्ट में क्या आए, 0 आए। तो इसी बात को हमें सिद्ध करना है। आइए आगे देखते हैं। इसीलिए 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 अवश्य आना चाहिए। इस चीज को बच्चे आप अच्छे से समझ लीजिए कि 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 अवश्य आना चाहिए। तो इस चीज को भी आइए समझाते हैं। जैसे कि कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं,
जैसे 10 ले लेते हैं तो 10 का क्या है, इसका अभाज्य संख्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो आता है 2 × 5। इसी तरह कोई और भाज्य संख्या ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, तो इसका आता है 2 × 3 × 5। तो यहाँ देखिए आप लोग कि भाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनखंड में 5 आ ही रहा है, तो इसीलिए, और देखिए अंतिम संख्या क्या है, 0 है, तो यहाँ लिखा हुआ है 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 अवश्य आना चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि 4n के जगह पर ऐसी कोई संख्या में रखना है कि यहाँ पर हमारा जो संख्या है लास्ट वाला संख्या क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देख लीजिए, आप यहाँ अच्छे समझ लीजिए, जैसे 10 है तो यहाँ पर 5 आ रहा है, 30 है तो इसी तरह यहाँ पर भी 5 आ रहा है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। अब 4n का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड बच्चे आ जाएगा 2 × 2। यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर है। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बच्चों, यहां पर क्या हुआ, हम देख पाते हैं कि 4n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है, तो हम लिखेंगे कि हम देखते हैं कि 4n के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आता है। आइए अब आगे देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह गुणनखंड क्या है बच्चों, अद्वितीय है, अद्वितीय। क्यों है बच्चे, क्योंकि गुणनखंड में अभाज्य संख्या केवल 2 आता है, केवल 2 ही आता है। इसीलिए n का कोई मान, n का कोई ऐसा मान नहीं होगा जो कि 4n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है बच्चे, इस प्रश्न को आप ध्यान से लिख लेना। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।